ये ऐसी चीज है जो हम में से हर लड़के को, हर मर्द को जो है वो सुनने को मिला अपनी जिंदगी में किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि बेटा मेरे घर पे रहना है ना तो वैसे रहोगे जैसे मैं चाहता हूँ, वरना जाओ निकल जाओ घर से बाहर। कि तलहा की, इवन दो he's a bit, जैसे मावरा उसके सामने काफी सीनियर एक्ट्रेस है, एंड मावरा gave him that comfort and that chemistry on the screen, actually उसको कॉन्फिडेंस दिया सारा, और दोनों की केमिस्ट्री इसलिए बड़ी मैच कर रही है. So I think for me that couple has always stood out, to be honest, from the very beginning of this drama actually. तो चलें, आपको उनके खाने पे प्रॉब्लम थी तो नेक्स्ट टाइम यू कम टू पाकिस्तान यू टेक हिम आउट ऑन अ लंच। ये तो काफी गुना अजीम हो गया कि बिरयानी किसी को खाने नहीं दी। एक अच्छी कहानी और एक अच्छा ड्रामा वही होता है कि जिसके हर एस्पेक्ट से कोई ना कोई शख्स कनेक्ट कर जाए। कोई ना कोई नमीर खान, कोई ना कोई दीपक परवानी, कोई ना कोई बड़े अब्बा, या कोई ना कोई फैसल रहमान, या कोई ना कोई बिस्मा कनेक्ट करे, देखे, समझे कि हाँ यार ये मेरी मेरी स्टोरी से मिलती जुलती है, या ये मैं इसको जानता हूँ जिसकी स्टोरी ऐसी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फराज ड्रामा पाकिस्तानी से और ड्रामा कहानी से, और आप सुन रहे हैं स्पॉटिफाई पर। मेरे साथ है आज हुमैरा और महाविश। उन दोनों दोनों आपस में साथ साथ हैं। हम तीनों साथ साथ। एक मूवी आई थी हम साथ साथ हम हैं, साथ एक साथ हैं. हमारा रिव्यू है हम तीनों साथ साथ हैं। तो और मैं थोड़ा सा जॉली इसलिए हो रहा हूँ कि मैंने रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक बड़ा ही बेकार किस्म का जोक क्रैक किया था जिसमें महाविश हंसी थी और मेरा ही हंसी थी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अजीब मूड में हूँ। नहीं नहीं, आई थिंक आज का हमारा खुशफहमी होना अच्छी बात है, खुशफहमी होना अच्छी बात है. बिल्कुल बिल्कुल। आज आज का इस बात को यहीं दबा दो। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है या जो रिव्यू है वो ड्रामों के बारे में ही है, पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में ही है। ताहम वो एक तरह से ये कह लें कि पूरे साल 2025 में जो ड्रामे आए, और हम उनके बारे में थोड़ा सा रिकैप करेंगे हम्म. कि हमारे हिसाब से, हम तीनों के हिसाब से, हम तीनों की नाकिस राय के हिसाब से हमें क्या लगा कि कौन से ड्रामे टॉप 5 रहे, कौन से ड्रामे बिल्कुल ही बेकार रहे, और कुछ ड्रामे जिन्होंने मुतासिर तो किया लेकिन वो अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे। तो लेकिन उससे पहले, क्या हाल है हुमैरा आपका? तबीयत कैसी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? हाय महविश, लॉन्ग टाइम है। Hi, Humera. So good to see you finally. So yeah, excited. Excited, yeah. This is our last, I think, before the year ends, right? Yes, So yes. So the last review of the year 2025. 2025, Yeah. yes. फराज, आप कैसे हैं? व्हाट्सअप। मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ, और मैंने ना एक टोटका किया है कि आप लोग जो मेरे रिव्यूज सब लोग देख रहे हैं ना, लोग अगर कोई ये सोच रहा है कि इस आदमी का वजन कम कैसे हुआ है, तो वो मैं टोटका आप सबको सोच बता भी रहा है. सकता हूँ। हाँ, हाँ, लोग मतलब सोच रहे हैं। सोच रहे हैं लोग। हाँ हाँ हाँ, आप क्योंकि वो जो लोग देखते हैं ना, पुराने रिव्यूज देखते हैं, वो पुराने में मेरी शक्ल ये इतनी फूला हुआ सूजा हुआ हूँ, और जो नए देख रहे हैं उसमें मेरा चेहरा एकदम कम हो गया। तो किसी ने मैसेज भी किया, आपका वजन कम कैसे हो गया, तो मैं Oh my इसका जोक भी God. बताऊंगा अलग से। और हाँ, जेम्पिक खा वजन रहे हो? कैसे कम हो? नहीं नहीं, ओज़म्पिक ओज़म्पिक नहीं है, बहुत सिंपल सी डाइट है, बाद में बताऊंगा, कभी ड्रामों पे बात करते हैं। हमने अपनी तरफ से एक लिस्ट बनाई है, रेटिंग्स की लिस्ट बनाई है। और वैसे तो बहुत सारे ड्रामे आए इस साल, और बहुत सारे ड्रामे थे जो हमने रिव्यू भी किए, और सारे ड्रामों को समोना इस लिस्ट में बहुत एक तरह से नामुमकिन सी बात है, लेकिन क्योंकि बिल्कुल. मौका है, महफिल है, दस्तूर है, साल का अख्ताम है, तो हम शुरुआत करेंगे उस ड्रामे से जो कि हम लोगों की लिस्ट में नंबर 5 पे था। और ये नंबर 5 पे इसलिए है कि मैंने जिद करके डलवाया है, क्योंकि इन दोनों तो ये देखा नहीं है। ये ड्रामा था ग्रीन टीवी का फरार, जिसमें हमजा अली अब्बासी थे, जिसमें अहमद अली अकबर थे, जिसमें वो समी खान थे, जिसमें नादिया जमील थी, जिसमें Oh. सुहाई अली अबरोर थी। एक से बढ़कर एक कैरेक्टर थे, और क्योंकि इन दोनों ने नहीं देखा तो मैं लिबर्टी ले रहा हूँ इसके बारे में ज़्यादा बात करने के लिए। द रीज़न वाई फरार फॉर मी इज़ ऑन नंबर 5 इज़ बिकॉज इट्स बिन अ पैथ ब्रेकिंग ड्रामा। ग्रीन टीवी ने इस साल अपनी साख को और अपनी छाप को और ज्यादा मजबूत किया है विद ड्रामाज लाइक फरार, ड्रामाज लाइक पामाल एज वेल। तो ग्रीन टीवी ने इस साल बड़े जबरदस्त किस्म के ड्रामे ड्रामे लाया। फरार की स्टोरी मुझे इसलिए बेहतर लगती है कि एक तो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि आप ये बोलते हैं कि यार इफ देर इज अ ड्रामा दैट दैट यू कैन से दैट इट्स आर एंट्री टू ओटीटी, टू नेटफ्लिक्स और Yeah. amazon प्राइम और Mm. एनी अदर ओटीटी, दैट्स फरार। स्ट्रेट टू द पॉइंट स्टोरी, कराची की स्टोरी रही है। इसमें कराची की जो पॉलिटिक्स थी, एमक्यूएम जब हुआ करती थी, या दूसरे जो
लोकल प्लेयर्स होते थे पॉलिटिक्स में, उसके बारे में एक्सप्लोर किया। लेकिन उससे बढ़ के ये था इस ड्रामे में कि एक तो 2 डायरेक्टर्स थे इसके, मुसद्दक मलिक और सैयद वजाहत हुसैन, और कहानी मुस्तफ़ा आफरीदी ने बड़ी ज़बरदस्त तहरीर की थी फरार की। हमज़ा अली अब्बासी की स्क्रीन प्रेजेंस बहुत कमाल की रही इस ड्रामे में। हालांकि उन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया, एक पॉलिटिकल पार्टी के कारकुन का, लेकिन जिस तरह से हमज़ा अली अब्बासी ने इस ड्रामे में एक्टिंग की, जब जब वो स्क्रीन पर आया वो छाते रहे। तो जिसने नहीं देखा फरार ग्रीन टीवी का, मैं उसको हाईली रेकमेंड करूंगा, आप दोनों को भी रेकमेंड करूंगा। इफ यू गाइज वांट टू वॉच समथिंग हटके, जिसमें आपको जो है ना बिल्कुल दिल ना पकड़ना पड़ जाए, जैसे कफील के हालिया एपिसोड्स में दिल पकड़ना पड़ गया है, तो वो ना पकड़ना पड़ जाए, तो आप फरार जरूर देखें एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। द Will be on सरप्राइज YouTube. एलिमेंट द सरप्राइज एलिमेंट इन फरार वाज नादिया जमील्स एक्टिंग. Nadia Jamil was completely unrecognizable. She played the most villainous character. और नादिया जमील की फैन हुमैरा भी हैं और माविश भी हैं। तो Oh अगर yes. आपने नादिया जमील को आज तक इस तरह के कैरेक्टर में नहीं देखा, तो अगर आपने फरार नहीं देखा तो आपने मिस आउट कर दिया। तो फरार मेरी लिस्ट पे रहा नंबर 5। अब हम जाते हैं नंबर 4 पे। ये हम सबकी लिस्ट समझे यहाँ से शुरू हो रही है, हम सबकी मुतफक्का लिस्ट। नंबर 4 पे था ड्रामा जो इख्तिताम हुआ हालिया दिनों में और बहुत अच्छा रहा, बहुत रेटिंग्स समेटी जिसने, उसका नाम था परवरिश। और परवरिश के बारे में पहले कौन बात करेगा आप दोनों में से? Nevish, go ahead. Thank you, चलो Mera. नहविश। So I think मेरा ख्याल से परवरिश was a very different topic, जिसने generation gap को कैसे bridge करना है। अच्छा खाली एक generation नहीं, we're talking about 3 generations right now, and how can all these 3 generations can be bridged by using effective communication, by using mutual trust actually. So I personally feel it was a very good message. वो ठीक है, बाद में उसमें अजीब वो प्लॉट कहीं और चला गया, बट जो बेसिक था कि जिस तरह फैमिलीज को इकट्ठे होके कैसे रहना है और जनरेशन गैप को कैसे ब्रिज करना है, क्योंकि हर जनरेशन के अपने डायलेमास दिखाए हुए हैं। टीनेज उसके थर्ड जनरेशन के, फिर सेकंड जनरेशन के, हाउ हैव दे मूव्ड आउटसाइड देयर पेरेंट्स हाउस, and how have they dealt with that transition of being on their own, or फिर how the parents have dealt with it actually when the kids move outside the home, और एक बच्चा घर पे है और एक बच्चा जो है बाहर है। तो आई थिंक वो पूरे जनरेशनल ट्रॉमास को कैसे डील किया जाता है इफेक्टिव तरीके से बाय हैविंग म्यूचुअल ट्रस्ट देयर, आई थिंक वो मुझे काफी ज्यादा उसमें एक स्टैंड आउट पॉइंट करता है। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्टैंड आउट पॉइंट फ्रॉम द ड्रामा। So I think, and as usual, I think usme Noman Ijaz, Arshad Nadeem, and Shamim Halali, I mean, they're wonderful actors. They've done a phenomenal job actually. One of the reasons मैंने कहा कि ये ड्रामा 4 पे होना चाहिए, not on 3 or number 2, क्योंकि आई थिंक टुवर्ड्स द एंड कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ड्रैग हो गया था, स्पेशली जो आयना का जो कैरेक्टर था और उसका जो उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था, द गर्ल हु वाज फाइटिंग फॉर somebody who really wanted to study and get into medical, और उसकी जिंदगी उस पे थी। और मुझे लगा कि बहुत अच्छा मैसेज है आजकल की लड़कियों के लिए कि किस तरह वो मिडिल क्लास हाउस होल्ड से होते हुए भी शी इज फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स। लेकिन फिर बीच में जब उन्होंने वो लव एंगल डाला और उसमें जिस तरह आयना का डिस्ट्रैक्शन दिखाया, द वे शी वुड एंड आई नो इट्स रियलिटी दो दैट मतलब बच्चे ऐसे करते हैं कि शी वुड स्नीक आउट जस्ट टू मीट द गाय, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो गया था टू अ लेवल वेयर लगता नहीं था उस लड़की का फोकस अब पढ़ाई पे रह गया है। तो मुझे वो थोड़ा सा बहुत ड्रैग होते हुए नजर आया था। दूसरा मुझे थोड़ा सा वो वाला प्लॉट के जिस तरह वो चला जाता है घर से, somebody who was raised in US, उसके बाद फिर मुझे वो भी थोड़ा सा आउट ऑफ द प्लेस है। मुझे एंडिंग थोड़ा मुझे लग रहा था कुछ आखिरी एपिसोड जो थे दे कुड हैव बीन बेटर। जिस तरह शुरू में बहुत ग्रिप था डायरेक्टर का ड्रामा के ऊपर, लेकिन मुझे लग रहा था कि एंड पे कहीं ना कहीं कुछ चीजें थी जो अननेसेसरी थी। लेकिन एक कैरेक्टर जिसको मैं डेफिनेटली मेंशन करना चाहूंगी, वो जो नुमान इजाज के भाई का किरदार जिन्होंने अदा किया था, जो वाज अ वेरी लेवल हेडेड पेरेंट, जो अंडरस्टैंड करते हैं अपने दोनों बच्चों के व्हाटएवर दे वर गोइंग थ्रू, और खास तौर पे जब उनका बेटा जो है पेरेंटिंग वो स्टाइल भी
पेरेंटिंग स्टाइल, मुझे वो उनका बहुत अच्छा लगा था, एंड दैट स्टूड आउट अगेन। और वही जो कैरेक्टर उनके बेटे ने भी जो अदा किया था, दैट वाज आल्सो अमेजिंग। तो ओवरऑल यस, डेफिनेटली 4। 3-2 आराम से पहुंच जाता अगर आखिरी कुछ एपिसोड जो थी उस पर थोड़ा सा बेहतर हो जाता। Yeah. अच्छा, तो हुमैरा, आपने तो स्टैंड आउट परफॉर्मर बोला नुमान इजाज के भाई का जिन्होंने रोल किया था। माविश, परवरिश में स्टैंड आउट परफॉर्मर आपको कौन लगा? यार आई थिंक ये जो हमारे जेन जी के जो तीनों बच्चे हैं ना इसमें दिखाए हैं, आई थिंक इसमें अबुल, आई थिंक उसका नाम अबुल है, जो अबुल, उसका हाँ, दिखाया है, अबुल। अबुल 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 बच्चा है। एक, हाँ। समद जाफरी, और जो तीसरी बच्ची है ये, सॉरी चार है एक्चुअली, आयना है और एक रेहाम रफीक भी है एक्चुअली। सो हम्म। आई वुड से दैट ऑल फोर ऑफ देम हैव डेल्ट विद देयर कैरेक्टर्स रियली वेल। ओवर हम्म। एक्टिंग मुझे थोड़ा सा लगता था शायद आयना ने कभी उसमें, जब वो बहुत ज्यादा दिखाया कि वो रो रही है उसके लिए, आई थिंक मुझे लगा कि वहां पे स्लाइड कर गई, बट इवेंचुअली शी वाज इन द कैरेक्टर। सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द सीनियर एक्टर्स, ये जो हमारे चार जेन जी एक्टर्स हैं, आई वुड I would like to call them out and tell them that they've done a wonderful job. Extreme confidence, extreme brilliance in acting. I did not really think इतनी अच्छी acting ये लोग deliver कर पाएंगे, but they did eventually. Yeah, natural था बिल्कुल उनके लिए. चलो, परवरिश पे आपने भी राय दी, हुमैरा ने भी राय दी, तो मैं इख्तिसार से काम लूंगा परवरिश पे। परवरिश पे मेरे नेगेटिव पॉइंट्स वही हैं जो हुमैरा के थे, कि खामखा ड्रामा जो है ना टुवर्ड्स द एंड हम्म, जो है खींचा गया। और वही वही रहा एक मसला कि यार जब ड्रामा चल पड़ता है तो उसको थोड़ा अननेसेसरी खींचते हैं पैसे बनाने के लिए। वही जो हमने बात की थी, पैसे का चक्कर बाबू भैया। तो पैसे के चक्करों में उसको लंबा चौड़ा खींचा था, वरना वो खत्म हो जाना चाहिए था। वही बात कह रहे, एक बंदा यूएस से आया तो घर छोड़ के चला गया, या जो भी हाँ, कहानी चल वो रही है। थोड़ा सा उन्होंने कहानी आ, को दिखाया था जैसे, लेकिन आई पर्सनली फील, मुझे फिर भी लगा कि डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस दे स्टिल मैनेज टू, मतलब एक बीच में जो उन्होंने कंक्लूजन एक दिखाया है ना, कि बाप बेटे के साथ कैसे करता है, बेटा बाप के साथ कैसे कर रहा है, हम्म। दादा अपने बेटे के साथ, अपने दोनों बेटों के साथ कैसे कर रहा है। सो ऑल द थ्री जनरेशंस वर काइंड ऑफ वेरी इंटरलिंक्ड टुगेदर एट द एंड एज वेल, तो वो कनेक्शन मुझे कहीं लूज होता हुआ नजर नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, वो जो जिस वजह से ये स्टैंड आउट रहा मेरे लिए ड्रामा, वो सबसे पहले क्योंकि मैं इसको एक मेल पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। तो मेल पर्सपेक्टिव में जिस तरह से होता है कि हम मर्दों में एक एक अनसेट किस्म का कोड है, बाप और बेटे का जो रिश्ता होता है उसको किसी हाँ, ड्रामे में इस तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया जो इस ड्रामे में एक्सप्लोर किया गया। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे इसलिए पसंद आया ये कि यार इस ड्रामे में उस चीज़ को फोकस किया गया, उस चीज़ के बारे में बात की गई। जैसे कि वो एक खास तौर पे सीन था कि भाई मेरे घर में रहना है तो मेरे असूलों के हिसाब से रहना है। अब हम मर्दों को इस बात का पता ही नहीं था कि यार ये भी एक तरह का अब्यूज है जो हम पे बचपन से हुआ जा रहा है। ये ऐसी चीज है जो हम में से हर लड़के को, हर मर्द को जो है वो सुनने को मिला अपनी जिंदगी में किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि बेटा मेरे घर पे रहना है ना तो वैसे रहोगे जैसे मैं चाहता हूँ, वरना जाओ निकल जाओ घर से बाहर। तो हमने भी ऐसी हरकतें की हुई कि हम भी घर से बाहर चले आते थे तो हमारे अब्बा हमें डांटते थे। फिर हम वापस आ जाते थे कि रो धो के कि चलो कोई नहीं है, वापस आ जाओ, कोई मसला नहीं है। तो ऐसा अक्सर हमारे साथ भी होता था। अ, अगर मैं अपना स्टैंड आउट परफॉर्मर दूं परवरिश ड्रामे में किसी को, तो जाहिर है वो भी थे नुमान इजाज के भाई का भी जिन्होंने रोल किया था, वो भी अच्छे थे, ये चारों बच्चे भी अच्छे थे। लेकिन मुझे लगता है जो एंड में आके सारा का सारा गेम चेंजर बन गया ना, वो थे बॉस मेसन नकवी जो इसके डायरेक्टर थे। उन्होंने आके सबसे मीठी रोल पकड़ लिया, सबसे आते ही अपनी धमाकेदार एंट्री मारी, और सबसे बेहतरीन रोल पकड़ के, जैसे वो होता है ना कि एक ड्रामे में वो चल रहा होता है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और एकदम से एंजल आता है और आके वो चीजें टर्न अराउंड करता है स्टोरी को। तो वो मेसम नकवी साहब है, और क्या कमाल उन्होंने अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए इसमें। ज़ाहिर डायरेक्टर हैं तो कमाल भी है उनको इस चीज का। तो परवरिश में स्टैंड आउट परफॉर्मर मेरे लिए रहे मेसम नकवी साहब। अब हम जाते हैं अपने तीसरे ड्रामे की तरफ, और तीसरा ड्रामा इतना मुश्किल नहीं होगा लोगों के लिए। बल्कि मैं ये कहूँगा अगर ये ड्रामा तीसरे पर है तो आप सब दिल थाम के बैठे हैं सोचने के लिए कि आखिर पहले दो पे कौन से होंगे। तीसरा ड्रामा जो हमारी लिस्ट में है वो है जमा तकसीम, सरबत नजीर साहिबा का और अली हसन की डायरेक्शन में बना ये ड्रामा। अभी खत्म हुआ है पिछले 2-3 हफ्ते पहले, और जाहिर है इस साल का डार्क हॉर्स रहा ये ड्रामा। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दूसरे ड्रामे बहुत ऊपर चले जाएंगे,
इसके साथ बहुत सारे ड्रामे चल रहे थे साइड बाय साइड, इसने उनको भी पिछाड़ के रख दिया। तो हमारी लिस्ट में जमा तकसीम रहा नंबर 3 पर, और इस दफ़ा मैं दूंगा शम्मा महफिल हुमैरा को जमा तकसीम से पे बात करने के लिए। जी हम हुमैरा। जमा तकसीम जैसे आपने कहा बिल्कुल एक डार्क हॉर्स था, हम में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सीमिंगली एक बिल्कुल एक जॉइंट फैमिली के टिपिकल स्टोरी लग रही थी, सास एंड बहू का वही ड्रामा, लेकिन उन्होंने उसको जितना डिफरेंटली उन्होंने इसको डील किया, और उन्होंने एक्चुअल हमारी जो सोसाइटी के मसले हैं उसको जिस तरह उन्होंने हाईलाइट किया, ना सिर्फ उन्होंने हाईलाइट किया बल्कि उन्होंने सोल्यूशंस भी एक तरह से बताए, और उन्होंने इस तरह से बताए कि नोबडी वुड फील being put on the spot या nobody would feel upset। उन्होंने इतना पूरा प्लॉट को इस तरह से बनाया, और फिर जिस तरह उसकी अनफोल्ड हुआ है प्लॉट, तो आई थिंक एक्टिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज, प्रोडक्शन वाइज थोड़ा सा मुझे एक है कि मोस्ट ऑफ द प्ले वाज जस्ट शॉट इन 2 हाउसेस, 2 or 3 हाउसेस, 1-2 सीन्स थे, फैक्ट्री के होंगे, आउटडोर लोकेशंस नहीं थी। आई ऑलवेज लव आउटडोर लोकेशंस, अगर होती है तो मेरे लिए वैसे वो बड़ा मतलब एक होता है कि पीपल आर पुटिंग एन एफर्ट टू डू इट। सो आई गेट इट कि स्टोरी भी ऐसी थी कि उसको आउटडोर नहीं ले जा सकते थे, बट अदर देन दैट आई थिंक मावरा का बहुत अच्छी एक्टिंग थी मावरा की। सब एक्टर्स ने बहुत, आमना मलिक की एज सेकंड देवरानी जो थी उनकी बहुत अमेजिंग थी। इसमें भी महवेश जो जेनजी के बच्चे थे, आई थिंक दे डेफिनेटली स्टूड आउट। जो बच्चे घर में थे, हर उनका रिस्पेक्टिव कैरेक्टर जो था उन्होंने बहुत वंडरफुली प्ले किया। तो ओवरऑल यस, मैं ज्यादा तो नहीं बात करूंगी इस पे कि बहुत अच्छा ड्रामा था। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वॉच फॉर दिस ईयर्स। अगर आपने सिर्फ हमारे माशरे की एक मिडिल क्लास घर की कहानी देखनी है, लेकिन किस तरह आप जॉइंट फैमिली में रह सकते और नहीं भी रह सकते और फिर भी रिश्ते साथ रह सकते हैं, और इसका साउंड ट्रैक डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो आई थिंक ओवरऑल यस, बहुत अच्छा प्ले, डेफिनेटली वर्थ बीइंग नंबर 3 इन दिस ईयर्स लिस्ट। आखिरी था हुमैरा आपसे सवाल कि स्टैंड आउट परफॉर्मर आपके हिसाब से कौन रहे जमा तकसीम में, आपके हिसाब से? आई थिंक काफी लोग थे। एक तो खैर बच्चों में जीशान, बहुत उसकी एक्टिंग इतनी, मतलब यू रियली हेटेड हिम राइट, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन मजीद इज ऑलवेज बीन माय फेवरेट। मैंने उसके रिव्यू में अपने लास्ट रिव्यू में भी कहा था, अ कैरेक्टर हु इज वेरी लेवल हेडेड, वेरी हार्ड वर्किंग, डाउन टू अर्थ, और इग्नोर, और जिस तरह उसने अपने आप को एंड पे प्रूव किया, और फिर वो स्टिल वांटेड टू लिव विद हिज पेरेंट्स। बहुत बहुत अच्छा हस्बैंड, बहुत अच्छा बाप, बहुत अच्छा बेटा। मुझे वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया, वंडरफुल। एंड आमना मलिक ऑफ कोर्स, लाइक आई थिंक शी टोटली नेल्ड इट एज सेकंड भाभी। बहुत अच्छा उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले किया है। तो फॉर मी बोथ ऑफ देम, एंड जीशान ऑफ कोर्स। महाविश, शम्मा महफिल महाविश के पास। शम्मा महफिल, राइट। नहीं, आई एग्री विद हुमैरा बेसिकली कि जमा तकसीम एक ऐसा प्लॉट था जिसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा डिफरेंट बात ये थी कि एक तो आपके एक, आई थिंक एवरी न्यूली मैरिड couple, every newly married female could relate to the adjustment problems that she faces in a joint family system. और कि एक कपल को अपनी प्राइवेसी मैटर्स कैसे डील करने हैं और किस तरह से उनको एडजस्ट करना है। सो आई थिंक एवरी न्यूली मैरिड कपल, इवन ओल्ड मैरिड कपल, और इवन और जो एक अगर एक लड़की की बिल्कुल जो कि शी काफी वो पढ़ी लिखी है एंड शी गोज इनटू दिस जॉइंट फैमिली, ये सोच के जाती है कि जी मेरे पास अच्छी फैमिली होगी या बहुत ज्यादा फैमिली मेंबर्स होंगे तो मेरे अपने भाई बहन नहीं है। So I think such females could really relate to when they got married. ये उनकी बिल्कुल real life story की अक्कासी कर रहा था। So I think plot काफी different था इस लिहाज से। और दूसरी बात, I think the way that they've changed, वो एक transition दिखाया from very rigid mentality कि जमा करके रखना और बिल्कुल मुट्ठी में बंद करके रखना सबको, बिल्कुल एक घर के अंदर बिल्कुल फोर्स करके रहने को कहना। और फिर जैसे जैसे बाप ने वो एक, आई थिंक वो एक लास्ट एपिसोड का मैसेज मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आप जमा ना करते रहे, तकसीम भी करना देखिए। तो दैट रियली स्ट्रक विद मी कि आप हर चीज को आप बिल्कुल जोड़ के रखना चाह रहे होते हैं, जबकि जस्ट लेट गो,
और अपनी खुशी से लोगों को, अपने बच्चों को जो है वो अलहदा-अलहदा सेटल करे, उनकी लाइफ उनको जीने दे, उनके आगे बच्चों के बच्चों को एक्चुअली आगे करने दे. So I think it was a very good message. For me, Jama Taksim really stood out in terms of from joint family system to to different आप इसको कहोगे decentralized units basically. उस चीज को एक तो करना. और आई थिंक जो इसमें जो बड़ा ह्यूमर एलिमेंट था वो यही था कि एक आपके जो एक समधियों का भी एक था कि हाउ समधी शुड इंटरैक्ट बेसिकली दे गॉट फ्रेंड्स एक्चुअली. तो वो आई थिंक जिसमें दीपक परवानी भी और जावेद शेख की दोस्ती दिखाई है. फिर तजीन हुसैन की जो है वो उसकी कैस की मदर के साथ जो है वो दोस्ती दिखाई है और कैसे वो आपस में एक ही घर में गेट अलोंग कर रहे हैं. सो वो काफी एग्जाम्पलरी बिहेवियर है कि भाई आपने जो है वो काफी उस एपिसोड्स में जो लास्ट फ्यू एपिसोड्स में काफी अच्छा से मॉडल करके दिखाया है कि माँ बाप को भी अपने बच्चों के प्राइवेसी का ख्याल करके उनके मामलात में नहीं इंटरफेरेंस देनी चाहिए. एंड सिमिलरली अगर बच्चों को उनकी कोई बात अगर बुरी लगती है तो वो भी डिसरिस्पेक्ट किए बगैर उनको बड़े तरीके से कर सकते हैं. सो आई थिंक देयर वाज अ वेरी राइट एथिकल मॉडलिंग ऑफ बिहेवियर एक्चुअली जो कि फैमिलीज में होना चाहिए वो दिखाया है. सो फॉर मी इट रियली स्टूड आउट. बाकी जो थोड़े बहुत प्रोज एंड कॉन्स है वो तो है ही हर ड्रामे में, लेकिन आई थिंक ये वाला बहुत डिफरेंट सास बहू वाला था तो सही, बट जिस तरह से उसको मॉडल किया है पॉजिटिविटी के साथ, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी गुड. यस. और स्टैंड आउट एक्टर कौन रहा आपके लिए इस जमा तकसीम में? आई थिंक फॉर मी it was always Cass and Talha and Mavra, to be honest. I think that pair just stood out. मैंने तो पहले भी कहा था कि जितने हमारे प्रीवियस रिव्यूज हैं कि तलहा की इवन दो he's a bit जैसे मावरा उसके सामने काफी सीनियर एक्ट्रेस है एंड मावरा gave him that comfort and that chemistry on the screen. एक्चुअली उसको कॉन्फिडेंस दिया सारा और दोनों की केमिस्ट्री इसलिए बड़ी मैच कर रही है. So I think for me that couple has always stood out, to be honest, from the very beginning of this drama actually. So having said that, I think I'll agree with Humera. Gen Z actors जो है ना, आई थिंक वो मैं कमेंट्स में भी देख रही होती हूँ कि बेचारे फैसल को ना खाना खाते वक्त जो है ना हमेशा उसको उठा दिया जाता है या तो उसको भेज दिया जाता है या तो उसको नाराज कर दिया जाता है. सो आई थिंक फॉर मी फैसल जो है that was very cute, and I think hats off to that character, Gen Z character. तो मुझे उस बेचारे के साथ हो कि हाय जब भी उसको दिखाते हैं वो खाना खा रहा है और वो उसको ना कोई बात करके उसको नाराज करके भेज देते हैं, उसकी शादी करने के लिए कुछ कर देते हैं, कुछ उसको हमेशा डिसएग्रीमेंट में उठाया. सो I think that character stood out actually, yes. ये तो बड़ा ही आपने ना डाइसी सा आंसर दे दिया. स्टूड आउट फैसल का कैरेक्टर. वो चले, आपको उनके खाने पे प्रॉब्लम थी तो नेक्स्ट टाइम यू कम टू पाकिस्तान यू टेक हिम आउट ऑन अ लंच. तो बेचारे का खाना उसको एक तो बिरयानी एक तो उसके खाने में रोज उसके सामने बिरयानी रखते थे और फिर ऊपर से उसको खाने भी नहीं देते थे. So my heart really ये went तो out to गुनाह him, है. yeah. ये तो काफी गुनाह अजीम हो गया कि बिरयानी किसी को खाने नहीं दी. नहीं आई दी. थिंक काफी शेर हासिल बहस आप दोनों ने जमा तकसीम पर कर दी. जमा तकसीम वही बात है, जब स्टार्ट हुआ था तो मैं तो बिल्कुल ही मूड में नहीं था देखने के लिए. मुझे इनफैक्ट हुमैरा जब मैंने देखा तो फिर हुमैरा से मैंने मैसेज किया. मैंने कहा हुमैरा यार ये तो अच्छा है, ये तो ड्रामा मजे का है, इतना बुरा तो नहीं है ये. तो फिर देखना शुरू किया, इंटरेस्ट बिल्ड हुआ और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इंटरेस्ट ग्रो होता गया ड्रामे में. और द रीजन वाई जमा तकसीम stood out for me and it's on number 3 for me is because there were two main reasons. एक तो वो जो हमने पिछले अपने इसके एंड में भी हमने कहा कि मैंने और उमैरा ने कि ये एक तो मेल कजन्स हरासमेंट जो करते हैं जॉइंट फैमिली में, उसकी वजह से जिस सटल तरीके से उसको दिखाया गया उसकी वजह से ब्राउनी पॉइंट्स उसको मिले. और इसके अंदर जो दूसरी चीज़ थी जिसने बहुत तरीके से लोगों को एजुकेट किया वो यही था कि एक मर्द जो होता है वो किस तरह से बैलेंस कर सकता है अपनी बीवी और अपनी माँ में. क्योंकि अक्सर हम लोगों में यही चीज़ चलती रहती है कि जो फर्माबरदार बेटा होता है तो ख़राब शौहर होता है और नाफरमान बेटा होता है तो अच्छा शौहर होता है. तो हाँ, जमा तकसीम रहा नंबर 3 पर. और मेरे लिए जो स्टैंड आउट कैरेक्टर रहा
आज जो है ना वो उसने इत्तेफाक कह लें, क्या कह रहे हैं, मैं हुमैरा के साथ बहुत वो कर रहा हूँ, संयम में चल रहा हूँ। मेरे भी जो सबसे अच्छे कैरेक्टर है वो मजीद का कैरेक्टर था, जिसको प्ले किया था साद अजहर साहब ने। तो स्टैंड आउट परफॉर्मर मेरे लिए साद अजहर साहब रहे, जिन्होंने मजीद का कैरेक्टर प्ले किया। बाकी बहुत बाकमाल अदाकार थे, लेकिन वो बहुत स्टैब्लिश थे। साद अजहर साहब ने ही स्टूड फेस टू फेस विद ऑल द अदर एक्टर्स। उनके कैरेक्टर से सबको हमदर्दी भी हुई और उनके कैरेक्टर को सबने समझा भी। तो ये कैरेक्टर्स ही होते हैं जो कि रियल लाइफ से लिए जाते हैं, इट्स नॉट द एक्टर हु आर प्लेइंग देम। तो मजीद का कैरेक्टर, एंड इट वाज ब्रिलियंटली पोर्ट्रेड बाय साद अजहर साहब। अब हम जाने लगे हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे जो ड्रामा हमारी रेटिंग में है वो तो ऐसा ड्रामा रहा जो पूरे साल, जो मतलब साल के शुरुआत में जिसने हमें बिल्कुल जकड़ के रख लिया अपने मैजिक से। जब जब हम वो ड्रामा देखते थे, हमें हमें उस ड्रामे में एक मैजिक दिखता था। और नंबर 2 पर हमारे लिए, और अगेन हम ये कह रहे हैं कि हम हमारे ड्रामा जो सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया वो था जो हमें पसंद भी आया। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही पॉपुलर ड्रामा रहा हो, लेकिन हमें वो लगा कि ऐसा होना चाहिए। और ये वो ड्रामे थे जो 2025 में अख्ताम पे पहुंचे। तो हमारे फेवरेट ड्रामों में से जो नंबर 2 पे ड्रामा रहा इस साल, वो रहा कर्जे जान। क्या कमाल कहानी थी कर्जे जान की। राबिया रज़ाक साहबा ने क्या कमाल कहानी तहरीर की, और साकिब खान साहब ने क्या कमाल डायरेक्शन की। और उससे बढ़ के ये कि एक से बढ़कर एक उसमें एक्टर रहा। शम्मा महफिल शुरुआत मेरे ख्याल से अब महविश से करते हैं कि महविश क्या राय रही आपकी, और क्या वजह है जो कर्जे जान को हमने नंबर 2 पर रखा है। आई थिंक द एंटायर जो इसका स्क्रिप्ट, राबिया रज़ा की जो क्रिएशन थी एक, जिसमें हर एक कैरेक्टर को बहुत ही बैलेंस तरीके से उन्होंने जो पोर्ट्रे किया था। आई थिंक मुझे एक तो वो बड़ा बड़ा पसंद था। हमने रिव्यूज में भी बार बार उनके स्क्रिप्ट को ही बार बार पॉइंट आउट किया है, तो द वे दैट शी हैज कंडीशनड हर कैरेक्टर फ्रॉम सकीना समू से लेके तजीन हुसैन तक, सेकंड मैरिज, फिर कजन मैरिज को, और फिर एक कैरेक्टर को आपने एडिक्शन डील करते हुए दिखाया है। फिर आपने एक उसमें एक लव एंगल भी देखा है, जिसमें बहुत ही तरीके से जो है वो एक उसमें पोर्ट्रे किया है, जिसमें बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द प्लेस के हीरो बिल्कुल वो किसी की शादी रोकने नहीं आ रहा। वो किसी का जो है ही डजंट कम एज अ नाइट इन द शाइनिंग आर्मर। वो बस वो यही देखता है कि इफ शी इज हैप्पी, इफ दिस इज हर डिसीजन, so you should respect her decision basically. So I think एक सेकेंड और लेट मैरिज का कॉन्सेप्ट भी बहुत एक जो कि सारे ड्रामों में नहीं होता। वो आई थिंक जिस तरह से उसको एक हाउस होल्ड के एक बिल्कुल दबी हुई खातून से लेके एक एम्पावर्ड खातून तक का जो एक सफर है तजीन हुसैन का, राबिया रज़ाक ने उसकी बहुत खूबसूरती से उसकी अक्कासी की है। एंड आई थिंक people who are widowed, women who are widowed and they are living in joint family households, I think they really need to take pointers from that character. How did she go from being like very weak to the one of the strongest characters, जैसे उसको बिल्कुल दिखाया बोल्ड बिल्कुल एट द एंड, जब उसकी शादी हो जाती है वो अपनी बेटी को बचाने आती है। एंड आई थिंक उसमें नशवा का ऑफ कोर्स जो कैरेक्टर है यमुना जैदी का, उसामा खान का, आई थिंक मेरे लिए तो ये दो कैरेक्टर बहुत स्टैंड आउट किए उसमें। ऑफ कोर्स नमीर भी था, ऑफ कोर्स तीनों की ही बहुत बहुत बेहतरीन एक्टिंग थी। पर आई थिंक उसामा खान और और यमुना जैदी के कैरेक्टर को आई वुड से कि दीज वर द टू शाइनिंग कैरेक्टर्स। एंड बहुत ही खूबसूरत प्लॉट। इसमें भी आप देखें आउटडोर लोकेशंस बहुत कम थी, लोकेशंस बहुत चुनी हुई थी, लेकिन बात वही है कि आपने एक जो पूरा सेटअप आपने पूरा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम का दिखाया है। और दीपक परवानी का हमने पहले ही कहा था कि ही इज वन ऑफ माय फेवरेट विलन्स राइट नाउ, कि जिसमें उसने पूरा टोटल ओवरऑल एक ऐसा किरदार अदा किया है कि जो कि पहले ही इज डोमिनेटिंग ऑल द वुमेन इन द हाउस होल्ड। So I think that has just been beautifully portrayed. So for me, the writer gets her full marks on this. ओके जी, अब इधर जाते हैं हम सब शम्मा महफिल लेके जी। आज Canada. कनाडा की तरफ हाँ जाते जी, हैं। आई थिंक आई एग्री विद मैरिज। स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था। जो राबिया रज़ा के स्क्रिप्ट की सबसे खास बात थी कि इंटरवोवन प्लॉट्स थे और इतने वो सीमलेसली उन्होंने उनको मतलब वीवन किया था कि आपको कोई भी प्लॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लग रहा था, कोई भी एक्टिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लगी। हर कैरेक्टर को एक मार्जिन दिया गया था एक्टिंग करने के लिए। एवरी कैरेक्टर वाज विजिबल।
every actor was given this opportunity to display or show their skills fully, जिसमें फिर हमने देखा कि Nameer Khan emerged as such a brilliant actor just because he's given that margin, right? उसके अलावा obviously Sakina Samoko का actor, मैंने बहुत पहले भी कहा था कि हम तो खैर इस काबिल नहीं है कि उनको हम रेट कर सके, लेकिन the way she performed that character, oh my god, like बहुत अच्छा. और उसके अलावा जो बट फॉर मी जो 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 स्टैंड आउट किए थे वो तब भी ये तीन ही है, नमीर खान, सकीना समो, बट नंबर वन पे फैसल. आई थिंक फैसल का बहुत ज़बरदस्त कम बैक था. फैसल की एक्टिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ह्यूज ह्यूज फैन ऑफ फैसल अगेन. तो ऐसा प्ले था जिसकी डायरेक्शन वाज ऑन पॉइंट, जिसका राइटिंग वाज ऑन पॉइंट, जिसकी एक्टिंग वाज ऑन पॉइंट, द ग्रिप ऑन द स्टोरी वाज लाइक सो गुड. और मुझे लगा कि हो सकता है कि बीच में कई जगह थोड़ा बहुत लग रहा हो कि अब ड्रैग हो रहा है, बंद होना चाहिए, लेकिन फिर भी स्टोरी वाज सो ग्रिपिंग कि हम लोग वी वर हुक्ड ऑन टू आवर स्क्रीन्स अंटिल द वेरी एंड. तो था देखने में, जॉइंट फैमिली का अगेन ड्रामा था, बट इतने कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स थे जैसे महविश ने कहा है, और एक अडॉप्शन का भी बीच में एक था, सब प्लॉट था आई वुड से. और तो या फॉर दैट डेफिनेटली, if not number one, definitely number second. चलो जी, नंबर सेकंड पे हमारा था कर्ज़े जान. और आज तो ऐसा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादातर हुमैरा और महाविश की राय लूँ. मेरी थोड़ी थोड़ी सी राय रहेगी. यही रीजंस हैं क्योंकि हम तीनों साथ में करते हैं रिव्यू, तो यही रीज़न है कि हमारे ख्यालात काफ़ी मिलते जुलते भी हैं. कर्ज़े जहाँ की जो सबसे बड़ी बात, कर्ज़े जहाँ की जो कहानी थी ना, राबिया रज़ाक साहब ने जिस तरह से तहरीर की थी, चाहे आप उसमें सकीना सम्मो का कैरेक्टर ले लें, चाहे आप उसमें बिस्मा का कैरेक्टर ले लें, चाहे आप उसमें जुमना जैदी का कैरेक्टर ले लें, या उसामा का, या फैसल रहमान का, यहाँ तक कि दीपक परवानी साहब का भी. और फिर जैसे हमने डिस्कस किया कि नमीर खान का जो कैरेक्टर था कि वो किस तरह की प्रोडक्ट बन के निकला उस हाउस होल्ड से. तो ये जो चीज़ थी उसमें वो बहुत लेयर्ड थी स्टोरी. और एक अच्छी कहानी और एक अच्छा ड्रामा वही होता है कि जिसके हर एस्पेक्ट से कोई ना कोई शख्स कनेक्ट कर जाए. कोई ना कोई नमीर खान, कोई ना कोई दीपक परवानी, कोई ना कोई बड़े अब्बा, या कोई ना कोई फैसल रहमान, या कोई ना कोई बिस्मा कनेक्ट करे, देखे, समझे कि हाँ यार ये मेरी स्टोरी से मिलती जुलती है, या ये मैं इसको जानता हूँ जिसकी स्टोरी ऐसी है. तो इसलिए, और फिर जो उसकी डायरेक्शन थी, फ्लॉज नहीं थे. स्टार्ट में कोर्ट रूम ड्रामा की तरफ था जो कि एंड में थोड़ा बहुत आगे पीछे गया, बट जाहिर है वो तो हमने अज्यूम किया था कि कोर्ट रूम ड्रामा चला जाएगा, बट इट वाज नॉट दैट. इट वाज अबाउट रिलेशनशिप्स, इट वाज अबाउट अनरिक्विटेड लव, इट वाज अबाउट हैविंग अ सेकंड चांस इन लाइफ, कि आप की ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती. रिलीजन को किस तरह से लोग यूज़ करते हैं हमारे मुल्क में, वो पॉइंट था उसके अंदर. फिर एक जो होता है ना, एक नेटफ्लिक्स का शो था द मेकिंग ऑफ अ मर्डरर. तो नमीर खान क्यों उस नहज पे पहुंचे, क्यों इस लेवल तक पहुंचे, राबिया रज़ाक साहबा ने ये स्टोरी लिखी क्योंकि उसामा का कैरेक्टर उनके वालिद साहब से इंस्पायर्ड था. और फिर साकिब खान साहब ने क्या कमाल डायरेक्शन की. तो हर लिहाज से कर्ज़े जहां वाज एन ऑल राउंड परफेक्ट प्रोडक्ट, ऑल राउंड परफेक्ट ड्रामा. अगर हम किसी को रेकमेंड करना चाहेंगे कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देखना चाहें 2025 में से, तो नंबर 2 पे हमने जैसे कहा कि कर्ज़े जहां रहेगा. मेरे लिए स्टैंड आउट परफॉर्मर इसमें, जैसे हुमैरा ने कहा, फैसल रहमान थे. इतनी यू हैड सो मैनी ग्रेट एक्टर्स, लेकिन यार जो कोल्ड रिस्पॉन्स, जिस तरीके, मतलब मेरे लिए मुश्किल है चुनना कि वो सकीना समो बेटर और वो दीपक परवानी बेटर. बिकॉज जो दीपक परवानी कोल्ड तरीके से स्कीमिंग कर रहे थे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि देयर वाज ए बुक कॉल्ड द गॉडफादर. उसमें वो थे कि आई विल मेक हिम एन ऑफर ही कैन नॉट रिफ्यूज. तो जो मार्लन ब्रेंडो ने कैरेक्टर किया था गॉडफादर की तरह का, वैसे रहे दीपक परवानी के, जिस तरह से वो खामोशी से बैठ के आंखों के जरिए डर और रखते थे. तो दीपक परवानी मेरे लिए कर्ज़े जहां की तरफ से रहे स्टैंड आउट. अब हम आने लगे हैं आखिरी ड्रामे की तरफ जो हमारी लिस्ट पे नंबर 1 है, यूनानिमसली नंबर 1 है. बाज लोग उसको बोलेंगे ये सीरियल नहीं था, ये मिनी सीरीज था, बट इट वॉज अ वेरी गुड प्रोडक्ट. और शुरुआत भी बहुत अच्छी रही, इख्तिताम भी बहुत अच्छा रहा. वो ड्रामा रहा, ड्रम रोल्स बजाते हैं पीछे से, कि वो ड्रामा रहा मुस्तफ़ा अफरीदी की तहरीर और सफ़ी हसन की डायरेक्शन में बनाया गया ड्रामा तनमल नीलो नील. क्या ज़बरदस्त ड्रामा रहा तनमल नीलो नील.
किस तरह उसने माशरे को झंझोड़ा, किस तरह से उसमें अदाकारी के जौहर दिखाया सहर खान ने, जिस तरह से उसमें सबा मुमताज़ साहब थी, जिसमें नुमान एजाज ने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी अपनी। तो जी हुमैरा, आप बताएं तनमन नीलो नील हमारी लिस्ट पे नंबर 1 पे क्यों आया, क्या वजह थी, हमने क्यों उसको इतना हाईली रेट किया? तनमन आई थिंक सबसे बड़ी बात जो थी कि जो स्टोरी थी इट वाज वेरी डिफरेंट। जो स्टोरी थी वो हमारी टिपिकल स्टोरी से बहुत डिफरेंट स्टोरी थी। इट वाजंट टिपिकल मिडिल क्लास हाउस होल्ड, कोई टॉक्सिक हीरो नहीं था, कोई सास बहू का ड्रामा नहीं था। एक अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट था, एक अनकन्वेंशनल स्टोरी थी, अनकन्वेंशनल एक्टिंग थी। और ऐसे इशू को हाईलाइट, एक्चुअली बाकी इश्यूज भी ऐसे, बट ऐसे इश्यूज को हाईलाइट किया गया है जो हमारे लिए टैबू है या स्टिग्मा है। और अगेन, और एंडिंग जो थी इतनी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग थी और बहुत थॉट प्रोवोकिंग थी। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ, हमारी सोसाइटी, हमारी जैसी कंजर्वेटिव सोसाइटी, एक आई वुड नॉट से प्रोग्रेसिव सोसाइटी तो हमारी नहीं है, जहाँ पे एजुकेशन की कमी है, वहाँ पे, और जहाँ पे रोज हमारी इस तरह के वाकयात होते हैं, इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट करना, उन पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। और ड्रामाज द बेस्ट मीडियम टू डू दैट। और उस मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ विद द होल टीम ऑफ तनमन नीलो नील, जिन्होंने इतने हश टॉपिक को सामने लाया और उन्होंने इतना खूबसूरती उसको दिखाया कि वी वर ऑल I could not sleep after the last episode. It was so strong and thinking, right? तो इस वजह से just because it was so different, उसकी again outdoor, मेरे लिए जो डायरेक्शन अगर देखें, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। आउटडोर लोकेशंस बहुत अमेजिंग थी। अंदरूने लाहौर जो दिखाया था, it was beautifully shot। फिर हर कैरेक्टर, हर एक्टर अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से इन्वॉल्व था। जैसे अब आप देखें जो नादिया अफगन का कैरेक्टर था, ब्यूटीफुल कैरेक्टर, एक लव डिप्राइव्ड हाउसवाइफ, जिसने पूरी जिंदगी अपने हस्बैंड के उसकी अटेंशन लेने के लिए गुजारी है। उसका कैरेक्टर, वो जो प्लॉट था, सब प्लॉट था। और फिर एंड में हमें रीजन पता चलता है कि क्यों हर हस्बैंड वाज ऑलवेज सो डिस्टेंट। मेल प्रोटैगनिस्ट जो थे, जिनका डांसिंग का जो obsession था, which is again viewed as a taboo or a stigma in Pakistani society. We do not approve of male dancing as much as we still somehow approve of female dancing, खाना एज उसको करियर लेना, वो वाला, वो बहुत अच्छा था। अच्छा, अगर आप उसके अंदर स्टैंड आउट एक्टिंग के मेरे लिए कौन, तो मेरी डेफिनेटली नादिया अफगन, नुमान एजाज। लेकिन ऑफ कोर्स अगर मैं ये बात करूं कि प्रोटैगनिस्ट दोनों जो एक्टर्स थे, अगर उन्होंने नहीं किया होता जो एंड पे, खासतौर पे जो पूरा जिसमें वो भाग रही है और उसका दुपट्टा पीछे रह, दिस होल आई थिंक बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आई थिंक इस शहर का जो उससे पहले का जो प्लेस मैंने देखे थे, जिसमें वो बहुत ही शोको चंचल चुलबुली सी लड़की थी, और इसमें उसका एक टोटल ऑपोजिट कैरेक्टर हमने देखा उसका। हमने इसमें भी स्टार्टिंग वाज लाइक दैट, बट बड़ा इसमें सब्सटेंस था इसके कैरेक्टर में। इट वाज नॉट अ शैलो कैरेक्टर, इट वाज नॉट अ हॉलो कैरेक्टर, देयर वाज सो मच सब्सटेंस टू हर कैरेक्टर एंड शी डिड जस्टिस विद इट। और एंड पे जो मैं बात करी थी, जो आखिरी एपिसोड था, उसमें तो लाइक she totally nailed it। और तो वो मुझे I would say definitely Seher Khan definitely stood out for me in this whole play as a very good actor। हाँ जी, महाविश, आपके कुछ तासुरात? No, I think I would, I think I would agree with Humaira as well। मुझे लगता है कि एक बहुत स्पेसिफिक, एक जो बड़ा डिफरेंट टॉपिक है, which was mob lynching, और एक जो हमने पहले किसी भी, आई थिंक टेलीविजन के किसी भी ड्रामा ने आज तक इसको छेड़ा नहीं, बिकॉज इसके इतने सीरियस रिएक्शंस आते हैं, डेथ थ्रेट्स आती हैं और सारा कुछ होता है। सो आई थिंक मेजरली इस चीज को मीडिया तक दिखाना भी एक बड़ा आर्ट था। हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर, द राइटर, द एक्टर्स, कि उन्होंने इतना, और कुछ जो साइंस होते हैं ना बेसिकली, अब जैसे वही है कि भागते भागते, लास्ट एपिसोड वाज वेरी ट्रिगरिंग फॉर एवरीवन, जिसमें वो भागते भागते उसका दुपट्टा पीछे रह गया, विच मेंट दैट द मॉब हैड गॉटन होल्ड ऑफ हर। तो अब आगे आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि आगे उसके साथ क्या हुआ होगा बेसिकली। सो बड़े बड़े सटल जो है वो साइंस छोड़े गए टू convey the message actually without actually showing what it is actually।
ब्लास्फेमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हुमैरा वाली बात सही है कि मेल एक कॉन्सेप्ट था, इट वाज ऑफ अ मेल डांसर एंड अ टिकटॉक स्टार एंड हाउ दे वेंट अपॉन, बट उससे ज्यादा एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में एजुकेट इस ड्रामे ने किया है, दैट वाज पूरा ब्लास्फेमी का कॉन्सेप्ट कि किस तरह एक उड़ती उड़ती खबर जो है वो आप एक इंसिडेंट को मॉब लिंचिंग की तरफ लेके गई है कि यानी कि एक को मारा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरह कैसे ये बात एक छोटी सी अफवाह की तरह फैलती है और फिर वो देखते देखते आग की तरह फैल जाती है। सो आई थिंक और मैं तो सिंपल वही मैं बार बार ड्रामे में यही मैं देख रही थी कि जिस तरह से उन्होंने पूरा एक एपिसोड वो रिकॉर्ड किया है और जिस तरह से उन्होंने सटल हिंट्स दिए हैं, आई थिंक दैट वाज वेरी नर्व रैकिंग एज वेल। मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा ट्रिगर किया था उसको देखते, बिकॉज हमने ये बैकग्राउंड स्टोरीज एक्चुअल में हमने न्यूज में देखी है, वो जो दो भाइयों के साथ हुआ, एंड देन देयर वाज अ क्रिश्चियन जो मजदूर कपल जो था जिनको उन्होंने जला दिया, बिल्कुल। सो सो ये तो हमने रियल लाइफ में हमने खबरों तक ही देखी है, बट उसको ट्रांसपायर कैसे हुआ होगा वो मैंने ड्रामे में देखा कि हाँ वो कैसे वो बात फैली होगी बेसिकली। सो आई थिंक so I think hats off to the team. I think the way that it is number one right now is because of its message and how it was propagated and how it was brought onto the media itself. और actors ने तो definitely वो तो कमाल किया है। I think Seher and Shuja were both they both stood out for me actually both on this, yeah. चलो ज़बरदस्त हो गया। तो ये रहे हमारे टॉप 5 जो हमें हमारी राय के हिसाब से टॉप 5 पे रहे। अब बहुत सारे ड्रामे आए हैं पिछले साल, इस साल जो अभी साल ख़त्म नहीं हुआ, तो बहुत सारे ड्रामे आए। कुछ ड्रामे ऐसे थे जिनको हम ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे, लेकिन मेंशन करने से पहले अगर मैं तन्मन नीलो नील के किसी स्टैंड आउट एक्टर के बारे में बात करूंगा, तो मेरे लिए जिस एक्टर ने मुझे सरप्राइज ले लिया था वो थी सहर खान और नुमान मसूद। Hmm. उनकी एक्टिंग ऐसी थी कि जो जो मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने ड्रामा इनका देखा था बंधन, बंधन के बाद से मैंने इनको दोबारा इतने सॉलिड और मीटी रोल में इस तरह से नहीं देखा था। तो नुमान मसूद मेरे हिसाब से स्टैंड आउट रहे इसमें, और सहर खान साहब तो थी ही कमाल। और वही बात है कि जिस तरह से ट्रिगर हम लोग हो गए, अगेन वही बात है, Exactly. यूजुअली लोग जो है ना वो हंसते खेलते साल के अख्ताम करते हैं, तो हम भी हंसते खेलते ही साल के अख्ताम करेंगे। जो हार्ड बातें थी वो हमने कर ली। अब हम थोड़ा सा और वक्त लेंगे आप लोगों का, और ये आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे ड्रामे जो कि नोट बढ़ती रहे इस साल। जैसे पूरे साल में जिस ड्रामे ने मुझे मुतासर किया, लेकिन वो टॉप 5 में इसलिए नहीं आ सका कि उसमें लेयर्स नहीं थे, स्टोरी हटके थी। जिनकी शादी उनकी शादी बड़ा अच्छा ड्रामा रहा इस साल का। दस्तक बहुत अच्छा रहा ड्रामा इस साल का। Hmm. और मेरी तन्हाई ड्रामा था जो कि अच्छा शुरुआत हुई थी, लेकिन उस ड्रामे ने आगे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट कर दिया। आप लोग बताएं, आप लोगों की लिस्ट में कौन से ड्रामे ऐसे रहे जिनका मेंशन हमने नहीं किया। शेर ने तबाही मचाई हुई थी पूरे साल। हम लोगों ने नहीं देखा शेर, लेकिन शेर ने रेटिंग्स और जो जो यूट्यूब की छप्पड़ फाड़ रेटिंग्स मचाई हुई थी। एक खास तरह की ऑडियंस को केटर करता रहा शेर। तो शेर भी टॉप पे रहा, दानिश तैमूर भी टॉप पे रहे। आप लोग बताएं, आप लोगों को कौन से ऐसे ड्रामे जो हमने हमारी लिस्ट में नहीं है लेकिन आप मेंशन करना चाहेंगे कि हाँ यार अच्छे रहे इस साल। नहीं फॉर श्योर। एक तो पहले आई थिंक एक अपॉलॉजी है, हम लोग 3 रिव्यूअर्स हैं और ऑब्वियसली बहुत ड्रामा आते हैं और हम हर ड्रामा नहीं देख पाते हैं, और वी मे हैव मिस्ड सम रियली गुड प्लेस। तो उसके लिए डेफिनेटली आई थिंक वी आर सॉरी, बिकॉज मे बी दोज प्लेस ऑल्सो डिजर्व सम हाईलाइट। लेकिन क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो जो ड्रामा हमें फॉर वट एवर रीजन हम देखना स्टार्ट कर देते हैं और फिर हम उसी पे रिव्यू करते हैं। और हम तीनों के pretty different taste भी हैं in how we select and watch dramas. तो वर्ड्स में जो खैर नोट वर्दी में मेरे लिए यस दस्तक मुझे बहुत पसंद था। मरीना खान की डायरेक्शन थी, और दस्तक था राइट, इफ आई एम नॉट अगेन माय, या मरीना खान की डायरेक्शन थी, और सोहाली आबरू का कैरेक्टर, अगेन जो मैसेजेस थे, सटल मैसेजेस थे उस ड्रामे के थ्रू जो दिए गए थे। एक सेकंड मैरिज पे था, डिवोर्स का टॉपिक उठाया गया था, फिर बच्चे का किस तरह को पेरेंटिंग हो सकती है। दैट रियली एक्चुअली स्टूड आउट फॉर मी, और उस तरह के प्लेस हमें दिखाने चाहिए, अगेन जस्ट फॉर जस्ट टू एजुकेट आवर सोसाइटी ऑन दीज टॉपिक्स एज वेल। वो बहुत अच्छा था। मेरी तन्हाई मुझे बहुत पसंद आ रहा था व्हेन इट स्टार्टेड, बट समहाउ इट लॉस्ट द ट्रैक
in between. तो वो थोड़ा सा मेरे disappointment थी, but somehow it was still, worth watching. It was a good watch. अगर मैंने इस बार ट्राई किया, जब मैं ठीक थी, मैंने मोरा जो एक सोप ड्रामा था, मैंने उसको भी देखा. मुझे मोरा भी अच्छा लगा था, टाइम पास था. अगर बहुत आपने कोई कमर्शियल लेवल पे जो ब्रेन, आपने दिमाग नहीं यूज करना और आपको मतलब बस ड्रामा देखना है टाइम पास करने के लिए, तो आई थिंक मोरा वाज अ गुड वॉच दैट वे. लाइबा खान की एक्टिंग, मिकाल जुल्फिकार की एक्टिंग, निदा मुमताज, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आगा अली की जो उनका नेगेटिव कैरेक्टर था, वो भी अगेन डिफरेंट जॉनर ऑफ ड्रामास. नॉट आप उसको उस तरह से सीरियसली मेन स्ट्रीम ड्रामास के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, बट जस्ट एज अ सोप ड्रामा, यस, इट वाज वेरी गुड. और या आई मीन आई थिंक ये कुछ जो थे नोट वर्दी ड्रामा थे. अभी हम वर्स्ट ड्रामा नहीं आए, राइट? ओके, जी, ओके. वर्ष Maybe पे तो then you अभी नहीं can talk आया जी। about महाविश, noteworthy dramas, and महाविश then we'll अपना बताएं। just do the worst. Yeah. Yeah. For me, I think the noteworthy drama was एक दो dramas. I think I'll second you. मेरा दस्तक था, जो कि पूरा domestic abuse पे, how forced marriages जो हम parents की जो हम justify करते हैं, I think उस पे एक बड़ा important message था. So I would suggest इक़्तिदार भी I think आया था, but more or less it was a love story into intertwined into politics basically. So वो मुझे एक boring run of the mill drama नहीं लगा, लेकिन उसमें जो chemistry थी अली की और अनमोल की, I think that really caught my eye. That was really beautiful. I think उन दोनों की वजह से ही वो ड्रामा जो है वो चला basically. तो एक बड़ी आप समझ लें कि it was kind of a break from the other dramas actually जो कि उससे दौनिया थे. So I think yes, I think for me these two were. और एक I think जो अभी recently हमारा ड्रामा खत्म हुआ है, जिनकी शादी उनकी शादी, I think उस पे I mean Shamoon has done very good task actually, because वो पाकिस्तान का apparently मुझे लगता है पहला इतना super effects के साथ ड्रामा था जिसपे आपने सारे super effects डाले. और and to be honest, they were looking good as well. They were not looking extra. So एक बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था कि अच्छा जिनकी शादी आप दिखा रहे हैं और कैसे वो वो पूरा एक जो बड़ा खूबसूरत तरीके से जो है ना वो पूरी सिनेमेटोग्राफी उसकी, और सारे जो उसके सेट्स लाइंड अप हुए हैं. एंड अरसलान नसीर जो उसमें आई थिंक मुझे बहार अली से ज्यादा मुझे लगता है, मुझे आई थिंक ज्यादा अरसलान नसीर बेसिकली ही इज ऑलरेडी नोन फॉर हिज कॉमिक्स. खवातीनों ज़रा टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से हुमैरा का कनेक्शन ड्रॉप हो गया और हुमैरा की तबीयत भी थोड़ी सी नासाज थी, तो उन्होंने हमें यहाँ तक ज्वाइन किया. बट शी गिव्स ऑल ऑफ़ यू हर रिगार्ड्स. हमारा बस लास्ट का एक रह गया था जिसमें हम बात करने लगे हैं. बहुत सारे ड्रामे थे जिन्होंने डिसअपॉइंट किया भाई इस साल. काफ़ी ड्रामे थे, किसके बारे में बात करें, लेकिन और एक काफी अच्छी ड्रामा कास्ट जो के ड्रामे थे, काफी काफ़ी अच्छी अच्छी कास्ट कास्ट के के ड्रामे ड्रामे थे. थे. हाँ. हाँ, लेकिन अगर किसी कोई एक ड्रामा था ना जिसने हमें, जिसे कहते हैं ना आग लगा दी हमारे तन मन में, बिल्कुल ही जिसने हमें ऐसा कर दिया कि यार ये क्या, मतलब कुछ तो मजबूरी रही होगी, क्यों ये ड्रामा बनाया गया. ड्रामे ने डिसअपॉइंट किया, लेकिन उस राइटर ने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया, क्योंकि पिछले साल भी उनका सबसे वर्स्ट ड्रामा ऑफ द ईयर था और इस साल भी सबसे वर्स्ट ड्रामा ऑफ द ईयर उन्हीं का रहा. वो था ड्रामा मैं मंटो नहीं हूँ. मंटो नहीं हो. इतनी बड़ी स्टार कास्ट, इतने बड़े बड़े एक्टर्स, इतने बड़ा पैसा खर्च किया गया, लेकिन कोई टके की स्टोरी नहीं थी. हमें खुद स्टोरीज बनानी पड़ती थी कि शायद ये हो जाए, शायद मंटो विलन है, शायद असली डॉन मंटो है, शायद मंटो ये काम. ऐसा कुछ नहीं हुआ. खलील साहब ने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया, बहुत बल्कि ज्यादा. हर साल की तरह खलील साहब ने भी कहा कि भाई ऐसे कैसे, मतलब मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, मैं घटिया ड्रामा ही लिखूंगा. तो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट रहा मैं मंटो नहीं हूं. जब हमें लगता था कि इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, खलील साहब कह रहे थे ऐसे कैसे, इससे भी बुरा मैं आपको लेके दिखाता हूँ. ऐसा ड्रामा ना जिसको एक्टर्स को आना पड़ा यूट्यूब पे डिफेंड करने के लिए, डायरेक्टर को आना पड़ा यूट्यूब पे डिफेंड करने के लिए, यहाँ तक बोलना पड़ा कि अगर आपको ये ड्रामा अच्छा नहीं लग रहा तो आपको ड्रामे समझ नहीं आ रहे. यहाँ तक ये सब बातें हैं. नहीं, जी इवन हमने भी क्या हाथ जोड़ ख्याल है के, आपका? आई थिंक दिस वाज द ओनली ड्रामा जिसमें मैंने भी रिव्यू में हाथ जोड़ के मैंने खलील रहमान से मैंने माफी मांग ली थी कि प्लीज हमें ना इतना टॉर्चर करना बंद कर दें. हाँ, एंड आई थिंक यू जो आपका एक एक्टर होता है बेसिकली जाहिर बात है, और स्पेशली इतने सीनियर एक्टर्स, आपने आसिफ रजा मीर को आपने लिया है, आपने
सबा हमीद को, और एक एक कैरेक्टर को आपने मतलब जाया करके रख दिया. सो दिस वाज एक्चुअली आल्सो अनफेयर विद द एक्टर्स एज वेल. अब वही आपकी वाली बात है, क्वेश्चन इज के हम हमारे सईद से या सज्जल अली से पूछें कि ऐसी क्या आपकी मजबूरी रही होगी कि व्हेन यू एक्चुअली एक्सेप्टेड द प्रोजेक्ट. सो बाबर अली एंड साइमा जी उफ। उसमें, मतलब आपने इतने लेजेंडरी एक्टर्स को आपने मतलब ऐसे उनके साथ क्यों किया? आपने क्या मतलब आपने उनके साथ क्या दुश्मनी निकाली है? सो मेरा वो क्वेश्चन यही मीम था. देखिए आपने, वो मीम देखिए आपने, महाविश जो एक मीम आती है कि एक आदमी जो है वो हाथ में जो है वो लेके जा रहा है कुल्हाड़ी या कोई छुरी, और वो एक दरवाजे पे जाता है उसे नॉक डाउन करता है, फिर दूसरे पे जाता है उसे नॉक डाउन करता है, फिर तीसरे पे जाता है मारता है, और फिर चौथे की तरफ बढ़ता है. मुझे लगता है खलील साहब का वही सीन है. वो पहले यही जाते हैं, सीन उन्होंने है. वहाज अली का बेड़ा गर्क किया, बाया अली का बेड़ा गर्क किया, वो हसी वसन का बेड़ा गर्क किया, फिर वो लेके आ गए अपनी कुल्हाड़ी और उन्होंने बेड़ा गर्क किया किसका? हम एक साथ ही सजल, हुमायूं सईद, सज्जल अली, सजल, सायमा, माई, बाबर अली, आसिफ रजा बाबर अली, मीर, सबको उन्होंने कहा सबा कि मैं हमीद. एक से सबको नॉकआउट करूंगा. सो बस 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 बस. या सो आई थिंक उस पे मीम्स भी ड्रामे पे काफी बनी थी डायलॉग डिलीवरी पे, बिकॉज इट वाज रादर वेरी फोर्स डायलॉग्स मतलब लिखे गए जो कि सिचुएशन से मतलब रिलेटेड ही नहीं थे बेसिकली. सो आई मुझे यही लगा था कि मैंने इन दी एंड मैंने इनफैक्ट मैंने आखिरी किस्त भी नहीं देखी थी, मुझे बस ये था कि बस ये खत्म हो. और इनफैक्ट मैंने वन ऑफ द रिव्यूज में मैंने हाथ जोड़ लिए थे खलील साहब के उसके लिए कि प्लीज टॉर्चर करना बंद कर दे और हमारे एक्टर्स के निशाने साथ हैदर खेलना दे बंद इनको, कर दे. निशाने हैदर के निशाने फारिग हैदर करो. हमने दे दिया था, बिल्कुल निशाने हैदर भी हमने दे दिया था, हाथ जोड़ के हमने उनको कहा था कि निशाने हैदर ले लें, बस लिखना बंद कर दें. चलो भाई, ये चलो भाई ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा खुलासा 2025 का. 2025 हमारे चैनल के लिए भी काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा इस हिसाब से कि ग्रोथ हुई, आप लोग हमारे साथ जुड़े. तो आप सबकी अटेंशन देने का हमें 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 शुक्रिया कि आपने अटेंशन दी, आपने हमारा व्लॉग देखे, हमारे पॉडकास्ट देखी, हमारे हमें फॉलो किया, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो किया. तो हम हमें अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं. एक एक चीज़ रह गई थी जिस पे हमने बात कर दी थी, लेकिन अगेन वही टेक्निकल वजह से हम नहीं कर सके, या बल्कि कर लेते हैं वेरी क्विकली. मैंने नाम लिख के रखे हुए थे कि टॉप राइटर्स में सबसे नंबर वन राइटर कौन रहा, और मैं आपसे पूछना था और हमारे से भी. हमारे पास राइटर्स जो रहे इस साल, उसमें एक राइटर थे मुस्तफ़ा अफरीदी फरार के लिए और तनमन नीलो नील के लिए. तन्मय फिर एक नीलो किरण नील के लिए. हाँ, एक किरण सिद्दीकी साहिबा थी परवरिश की, एक राबिया रज़ाक रहीं कर्ज़े जान की, सरबत नज़ीर रहीं जमा तकसीम की, जमा और तकसीम की. सैयद नबील रहे जिनकी शादी इनकी शादी. तो इन सब में से वेरी क्विकली कौन सा ऐसा राइटर था आपको जो जिसने बहुत मुतासिर किया? आई थिंक आई वुड गिव इट टू राबिया रज़ाक and Kiran Siddiqui. Um, in ज़बरदस्त. fact, Sarwat Nazir भी of course for Jama Takseem for beautifully penning down the dialogues and जिस हिसाब से हर sensitive issue को उन्होंने बड़े ही अच्छे dialogues के through address किया. So I would give to these three to be honest. मैं तो सिर्फ Nabil एक का को दूंगा भाई, basically. एक को देना यार, एक को, तीन चार पांच को नहीं देना, नहीं एक को नहीं देना. नहीं, ये जाती है, ये जाती है मुझे. आई नहीं, थिंक मैं तो आई थिंक करूंगा. इनको आप इस पे आप ड्रॉ कर लें, आप तीनों को आप ड्रॉ कर लें आप. चलो ठीक है, आपने तीनों का ड्रॉ कर लिया. मेरे लिए एक ही राइटर राइटर आसान है वो करना उनको, क्योंकि उन्होंने दो ड्रामे लिखे थे जो हमारे टॉप फाइव में भी थे. एक था फरार और एक था तनमन लीनोली, मुस्तफ़ा अफरीदी मुस्तफा साहब. तो अफरीदी. मेरे लिए राइटर ऑफ द ईयर रहे मुस्तफ़ा अफरीदी साहब. डायरेक्टर्स में वेरी क्विकली हम कर लेते हैं. डायरेक्टर्स में हमारे पास इस साल रहे साकिब खान कर्जे जान के लिए, कर्ज जान के. सैफ़ी हसन रहे तनमन नीलोनी और जिनकी शादी के लिए, अली हसन रहे मीम से मोहब्बत के लिए और जमा तकसीम के लिए, और मरीना खान रही दस्तक के लिए. तो इनमें से कौन से हैं आपके? नहीं, इसमें मेरे लिए तो आई थिंक सैफी हसन, definitely for both actually. Saifi Hassan हमारे has लिए been भी, my favorite. मेरा भी रहे Oh सैफी हसन, yes, मेरे मेरे भी Saifi रहे Hassan. सैफी हसन. सैफी हसन पे हम दोनों यूनानिमस हैं, एंड आई थिंक हमारा भी यूनानिमस रहेंगी. तो हाँ ख़वातीन और हज़रात, हम इसको इख्तिताम पर लाते हैं. और मूवीज़ भी आई हैं इस साल पाकिस्तानी काफ़ी, लेकिन उन पे हम अलग शो करेंगे जो मूवीज़ आई हाँ. पूरे साल और कैसी रही नोट बढ़ती मूवीज़. तो आप सबकी समात का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया कि आपने पूरा साल हमारे रिव्यूज़ को देखा. इट्स नॉट ईजी गाइज, हमारे लिए आसान नहीं रहता. 2025 मेरे लिए काफ़ी अप एंड डाउन का साल रहा. आई लॉस्ट समवन हु वाज वेरी क्लोज टू मी. मेरे फादर का इंतकाल हुआ इस साल, तो इट वाज वेरी हम्म. वेरी इमोशनल फॉर मी.
फॉर आवर चैनल इट वाज, हम लोगों को चैलेंजेस भी बहुत सारे आए। अभी हुमैरा के लिए आप दुआ करें कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं आगे भी, सेहत अगर उनकी इजाज़त देती है तो। महाविश ने काफ़ी सारे चेंजेस किए। महाविश, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू नेक्स्ट ईयर? क्या कौन से ड्रामे आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, कौन से देखेंगी, रिव्यूज़ कैसे करेंगी, क्या चाहती हैं अपने जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या पैगाम देंगी इस साल? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जो आजकल अभी जो ऑन गोइंग हमारे चल रहे हैं, पहले तो मैं उनको आई वुड लाइक के वो जरा केस नंबर 9 है, जैसे मेरी हम्म। जिंदगी है तू, एक उसका अलहदा एक ट्विस्ट आया है। और पामाल भी अभी उसका भी एक बिल्कुल नया प्लॉट अभी उसका स्टार्ट हुआ है। सो आई वुड से कि इनका पहले इख्तिताम हम देखेंगे एंड सी एंड लुक एट, और उनके फिर वी वुड लाइक टू कमेंट ऑन द परफॉर्मेंसेज एंड द राइटिंग प्लॉट ऑल टुगेदर। एंड देन टू बी ऑनेस्ट फराज, आपकी वाली बात थी कि अब हमें चेंज चाहिए टेलीविजन में। एंड चेंज जो है दैट इज, अब आई थिंक चेंज हैज टू बी ब्रॉट थ्रू एजुकेशन। आप एक इशू पकड़ें, उसको कंस्ट्रक्टिव यूज उसको कैसे एजुकेट करना है अपनी ऑडियंस को, आप उसको ड्रामा के थ्रू, अपने स्क्रिप्ट के थ्रू आप लेके आए। सो दिस इज व्हाट वी वुड वांट फॉर द टीवी and also for the movies. So I'm really looking forward to having more scripts, कि हमारे societal issues पे, जिस पे बहुत serious issues जो है हमारे, अभी बहुत ज़्यादा ऐसे issues हैं जो कि highlight नहीं हुए। I would really want के ऐसे issues जो हैं they need to be highlighted on the TV and the audience needs to be educated. Yes, चलो definitely. जी, ज़बरदस्त। तो ये रहा साल 2025 का रीकैप। अल्लाह ताला आप सबको अगले साल आसानियाँ बरतने और आसानियाँ बांटने का शर्फ बख्शे। हमारे चैनल के लिए दुआ करते रहेगा। आप सबकी समातों का शुक्रिया एक बार फिर से। और मेरी, महाविश और उमैरा की तरफ से अल्लाह हाफिज़ गाइस।